नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सावित्री बाई फुले। पर क्या वो सिर्फ एक नाम है? नहीं, वो एक पूरी की पूरी क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने 19वीं सदी के भारत की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, आज हम उनके इस असाधारण जीवन को और करीब से समझते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सावित्रीबाई फुले आखिर थीं कौन। फिर हम उनके सबसे बड़े काम यानी महिला शिक्षा पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि लैंगिक न्याय और जातिगत असमानता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी। और आखिर में हम उनकी संघर्ष से भरी विरासत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कौन थी सावित्रीबाई फुले? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का महाराष्ट्र, एक ऐसा समय जहां समाज पूरी तरह से जाति और लिंग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में उनका जन्म हुआ। आइए उनकी जिंदगी के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1831 में सतारा में जन्म और फिर महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से। और दोस्तों, यही वो पल था जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 1848 आते आते उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। उनकी पूरी जिंदगी सेवा में गुजरी और 1897 में प्लेग के मरीजों की सेवा करते करते वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं। अब बात करते हैं उनके उस काम की जिसने इतिहास बना दिया, महिला शिक्षा। ये उनका वो योगदान है जिसे हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़रूरी सेक्शन है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक विद्रोह था। देखिए, 1848 में पुणे का वो पहला स्कूल तो बस एक चिंगारी थी। इसके बाद तो उन्होंने कई संस्थाएं बनाई। जरा स्लाइड पर दिए इन नामों पर गौर कीजिए। नेटिव फीमेल स्कूल और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स, मांग्स एंड एटसेट्रास। इन नामों में ही उनकी पूरी सोच छिपी है। उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल नहीं खोले, बल्कि उन जातियों की लड़कियों के लिए खोले जिन्हें समाज सबसे दबा कुचला मानता था। ये एक ही वक्त में जाति और लिंग दोनों पर एक जोरदार प्रहार था। तो ये मिशन कितना बड़ा था? आपको क्या लगता है, एक स्कूल, 2 स्कूल? नहीं, सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने मिलकर पूरे 18 स्कूल खोले। जरा सोचिए, उस दौर में 18 स्कूल खड़े कर देना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उनके अटूट इरादों का सबूत है। पर सावित्रीबाई का काम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं था। शिक्षा तो एक जरिया था, पर मंजिल और भी बड़ी थी। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो जेंडर जस्टिस के लिए लड़ने वाली एक वॉरियर थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने क्लासरूम से बाहर निकलकर समाज से सीधी टक्कर ली। उन्होंने 2 ऐसी संस्थाएं बनाईं जिन्होंने समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। पहला, 1852 में महिला सेवा मंडल, जो बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के हक में आवाज उठाता था। और फिर 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। दोस्तों, ये सिर्फ एक शेल्टर होम नहीं था, ये उस जमाने का सबसे रैडिकल, सबसे हिम्मत वाला कदम था। ये भारत का पहला ऐसा घर था जो उन गर्भवती विधवाओं और रेप पीड़िताओं को सहारा देता था जिन्हें उनका अपना समाज मरने के लिए छोड़ देता था। तो हमने शिक्षा की बात की, महिला अधिकारों की बात की, लेकिन इन दोनों लड़ाइयों के सेंटर में एक और बहुत बड़ी लड़ाई थी, जाति के खिलाफ जंग। उनका नजरिया बेहद क्रांतिकारी था और उनके हर काम से जुड़ा हुआ था। वो सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थीं, वो एक्शन लेने वालों में से थीं। उन्होंने सत्यशोधक विवाह की शुरुआत की, जो सदियों से चली आ रही ब्राह्मणवादी और पितृसत्तात्मक रस्मों पर एक सीधा हमला था। और इस लड़ाई को उन्होंने अपनी कलम से भी लड़ा। उनकी कविताएं जैसे काव्य फूले और बावनकशी सुबोध रत्नाकर सिर्फ कविताएं नहीं थीं, वो एक सोए हुए समाज के लिए जगाने वाला अलार्म थीं। तो ये सत्यशोधक विवाह आखिर था क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। एक ऐसी शादी जिसमें कोई पंडित नहीं, कोई दहेज नहीं, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों बराबर हैं। ये सिर्फ एक नई तरह की शादी नहीं थी, ये पूरे सामाजिक ढांचे पर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। उनकी कविता की ये पंक्तियां उनके पूरे मिशन को एक लाइन में बता देती हैं। जाओ, शिक्षा पाओ, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल मैसेज है। उनके लिए गुलामी की बेड़ियों को काटने का सिर्फ एक ही औजार था, और वो था ज्ञान। लेकिन ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं था। ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। सावित्रीबाई की विरासत उनके संघर्ष की भी कहानी है।
चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इस क्रांति के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। जरा सोचिए, आप रोज सुबह घर से निकल रही हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और लोग आप पर पत्थर फेंक रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। ये सावित्रीबाई की रोज की कहानी थी। समाज के ठेकेदारों ने उनका हर कदम पर विरोध किया। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन वो नहीं रुकी। उनका इरादा फौलाद का बना था। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सावित्रीबाई फूले ने 19वीं सदी में जो नींव रखी थी, क्या हम आज के आधुनिक भारत में उस पर एक मजबूत इमारत बना पाए हैं? उन्होंने जो मशाल जलाई थी वो आज कितनी रोशन है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई हर पीढ़ी को लड़नी पड़ती है।